अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी भी अपनी रणनीति फाइनल कर चुकी है। बस इंतजार 22 जनवरी का है, जिसके बाद उस अभियान की शुरुआत होगी जिससे एक एक राम भक्त खुद ब खुद बीजेपी से जुड़ते चले जाएंगे। और इसके लिए आज लखनऊ में सीएम योगी और संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री के साथ ही बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की बैठक भी हुई है। इस बैठक में राम मंदिर को लेकर चर्चा हुई। साथ ही रणनीति बनी कि अयोध्या के लिए 40 आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं परिवहन निगम की 250 से 300 विशेष बसें चलाई जाएंगी ताकि हर दिन 1 लाख श्रद्धालुओं को बीजेपी रामलला के दर्शन करवा पाए। इस अयोध्या यात्रा में बीजेपी की ओर से श्रद्धालुओं के आवास भोजन की व्यवस्था होगी। साथ ही अयोध्या में सांस्कृतिक आयोजन भी करवाए जाएंगे और फिर श्रद्धालुओं के लिए वापसी की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। यानी बीजेपी अब एक एक राम भक्त को अपनी रणनीति का हिस्सा बना चुकी है, जिससे 24 में चुनावी तस्वीर पूरी तरीके से बदलने वाली है। और इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। दिव्य स्वरूप में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हमारे जैसे लोगों के लिए सपने साकार जैसा होने वाला विषय है। विपक्षी गठबंधन सीट बंटवारे में उलझा है। अभी तक इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया, लेकिन बीजेपी ने जीत की हैट्रिक का प्लान सेट कर लिया है। हैट्रिक का जो प्लान बीजेपी ने बनाया है वो है अयोध्या। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर बैठक की, जिसमें यूपी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान मीटिंग में यह तय हुआ कि कैसे ज्यादा से ज्यादा राम भक्तों को दर्शन करवाए जाए, कैसे अयोध्या आने वाले राम भक्तों को सुविधा पहुंचाई जाए, जिससे राम भक्तों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जा सके। इसके लिए बीजेपी हर दिन 1 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन कराएगी। अयोध्या दर्शन के लिए 40 आस्था स्पेशल ट्रेन चलेंगी। परिवहन निगम की 250 से 300 अयोध्या विशेष बसें चलेंगी। अलग अलग भाषाओं में सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। श्रद्धालुओं के आवास, भोजन और वापसी का इंतजाम होगा। दरअसल 14 जनवरी यानी खरमास के बाद बीजेपी मिशन 2024 को नई धार, नई रफ्तार देने वाली है। लेकिन प्लानिंग को जो जीत का फुल प्रूफ फॉर्मूला बनाने के लिए तैयारियों की जरूरत होती है, इसलिए दिल्ली में जेपी नड्डा तो लखनऊ में सीएम योगी ने बैठक की। लोकसभा चुनाव के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की आज एक अहम बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक से निकल रहे हैं। बैठक खत्म हो चुकी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक से निकले हैं और ये बैठक लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। सरकार से लेकर संगठन के बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल रहे और इस बैठक में एक कमेटी बनाई गई है लोकसभा चुनाव संचालन समिति की। इसमें 55 लोग शामिल किए गए हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनाव और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रणनीति बनी, क्योंकि 2024 के चुनाव में भव्य राम मंदिर का निर्माण एक अहम मुद्दा बनने वाला है और बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। इसके लिए राम दर्शन यात्रा अभियान कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी में संगठन के 17 विभागों के प्रभारी शामिल हैं। कमेटी में बीएल संतोष और भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हैं। सुनील बंसल और धर्मपाल भी कमेटी का हिस्सा होंगे। जिस प्रकार की आज परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सारे दल कंफ्यूज हैं, क्योंकि लंबे समय तक कुछ किया नहीं है। हमारी सरकारों ने योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम किए हैं, हम अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में है। ये एक ऐसा दल है भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हम लोगों ने जो जो काम किए हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भव्य दिव्य स्वरूप में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हमारे जैसे लोगों के लिए सपने साकार जैसा होने वाला विषय है। इन सब के अलावा बीजेपी की नजर नए वोटर्स पर भी है, जिन्हें साधने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा अभियान चलाएगी। पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 24 जनवरी को
प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा वार होने वाले आयोजन में नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भी जन जन तक पहुंचने की तैयारी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर कांग्रेस बीजेपी के जाल में फंस चुकी है, तो वहीं अखिलेश यादव भी कुछ इसी तरह बीजेपी के चक्रव्यूह में घिरते जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि राम मंदिर का न्योता तो सबको जा रहा है, लेकिन जो राम विरोधी हैं, जिन्हें राम भक्तों की आस्था से फर्क नहीं पड़ता है, वो अब अयोध्या से दूरी बनाए हुए हैं। दरअसल न्योते को ठुकराते हुए कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को इवेंट बना दिया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस राम विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने कहा कि आस्था हर किसी का निजी मामला होता है। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बहिष्कार कांग्रेस की आदत में शुमार है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर को लेकर हो रहे कार्यक्रम से बीजेपी चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। इस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ये गांधी की नहीं बल्कि नेहरू की कांग्रेस है। यानी कांग्रेस अब पूरी तरीके से बीजेपी के सियासी जाल में उलझ चुकी है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अलौकिक अविस्मरणीय अयोध्या धाम में धर्म और सनातनियों की आस्था का प्रवाह हो रहा है। राम को मानने वाले 100 करोड़ हिंदुओं के दिलो दिमाग में सिर्फ प्रभु का धुन सवार है। ऐसे में अगर कोई राम मंदिर के खिलाफ आवाज उठाए तो उसका सीधा असर आगामी चुनाव पर पड़ने वाला है, और इसका और घातक असर तब हो जाता है जब कोई सियासतदान राम मंदिर के कार्यक्रम को नौटंकी, ढोंग और प्रायोजित बता दे। कुछ ऐसी ही गलती इंडिया गठबंधन के साथियों ने कर दी। कुछ ऐसी ही गलती गांधी और यादव परिवार ने कर दी, जिन्हें राम की नहीं सिर्फ वोट बैंक की पड़ी है। अखिलेश ने कहा, मंदिर का निमंत्रण स्वीकार नहीं। सोनिया गांधी ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का कार्यक्रम। ममता बनर्जी ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ नौटंकी है। ये वो बयान है जो करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए काफी है, और ऐसे ही बयान विपक्ष की तरफ से लगातार सामने आ रहे हैं, जिसे अब बीजेपी मुद्दा बना चुकी है। लड़ाई होती है लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म का की बात है, भगवान राम की बात है, भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हमेशा से मानते आए और मानते रहेंगे। और मेरा परिवार तो वो है जहाँ की हमारे 400 साल पुराना हमारा मंदिर में, वहां पे आज भी अखंड ज्योत जलती है। राम मंदिर में, वहां के राघव जी के मंदिर में, हमारे जगदीश जी स्वामी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, हम लोग वो परिवार के लोग। कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है, एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। तो क्या प्रभु का निमंत्रण ठुकराना हिंदू आस्था पर सीधा सीधा आक्रमण है, या फिर विपक्ष के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है? क्योंकि जिस तरह बीजेपी राम मंदिर के नाम सियासी प्रयोग कर रही है, उसका असर विपक्ष की रणनीति पर पड़ने लगा है, और एक बार फिर इंडिया गठबंधन बीजेपी के बुने जाल में फंसती जा रही है, जैसा कि अखिलेश के बयान से साफ हो जाता है। तो डाक के थ्रू जवाब हम भी दे देंगे। ये क्या बात हुई आपकी? पत्रकार साथियों, आप भी मदद करिए किसानों की, आप भी मदद करिए बेरोजगार नौजवानों की। कुछ विवाद नहीं खड़ा करना चाह रहे। जो आए स्वागत है, जो नहीं आए उसकी इच्छा है। हमने तो सबको बुलाया। ट्रस्ट ने कहा प्रधानमंत्री को बुलाया तो विपक्ष के नेता को बुलाओ।
किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी इंक्लूडेड, उनके अध्यक्षों को बुलाओ। इसलिए हम तो राजनीति नहीं करना चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं कि पूरा समाज आए, समाज के सब प्रमुख लोग आए, सब राजनीतिक दलों के अध्यक्ष आए। अयोध्या नहीं जाने के तर्क में सिर्फ इतना ही फर्क है कि विपक्षी नेता भी मान चुके हैं कि राम सिर्फ मोदी योगी के हैं। ऐसे में राम मंदिर से अलग कोई नया रास्ता ढूंढा जाए जिससे देश की जनता का ध्यान मंदिर से हटाया जाए। लेकिन अभी तक विपक्ष किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। न्योता ठुकराने पर जेपी नड्डा का कांग्रेस पर करारा हमला। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस राजनीति करती है, हम राष्ट्र नीति करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि बांटो और राज करो कांग्रेस की नीति है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि वोट के सिवा कांग्रेस ने कुछ भी नहीं सोचा कभी भी। तो बड़ी खबर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, राष्ट्रीय नीति नहीं है। बीजेपी राष्ट्रीय नीति करती है, बांटो और राज करो ये कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस ने और यूपीए ने तो आपके साथ हमेशा राजनीति की, राजनीति। दे ऑलवेज प्लेड पॉलिटिक्स विथ यू। उन्होंने पॉलिटिकल गेम खेलने के सिवाय कुछ नहीं किया। आज जो वागे साहब अपने भाषण में अंतिम समय में, अंतिम वाक्यों में जो कह रहे थे, वो क्या है? कांग्रेस पार्टी का मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवीजन, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स। उनके लिए कोई मतलब नहीं है सिवाय राजनीति में वोट कैसे आता है, इसके सिवाय उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। दे नेवर थॉट बियॉन्ड वोट, दे नेवर थॉट बियॉन्ड पॉलिटिक्स। लेकिन वो राजनीति करते हैं और हम मोदी जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व के कारण हम राष्ट्र नीति करते हैं, देश की राजनीति। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ये खबर भी अयोध्या से जुड़ी हुई है। यूपी में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी होगी। 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया गया है। सीएम योगी ने छुट्टी को लेकर यह ऐलान किया है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज भी 22 जनवरी को बंद रहेंगे। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी रहेगी। 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सीएम योगी ने छुट्टी का ऐलान किया। स्कूल कॉलेज भी 22 जनवरी को बंद रहेंगे। 22 जनवरी के लिए स्कूल कॉलेजेस के अलावा हमारे प्रदेश में हम सार्वजनिक अवकाश रखेंगे। पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश होंगे, लेकिन सार्वजनिक अवकाश शासकीय कार्य के हो सकते हैं, लेकिन उस दिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक जगह सुबह सुबह पहले स्वच्छता का एक कार्यक्रम चला लें। सरकारी कार्यालयों में भी, विद्यालयों में भी एक अभियान चलना चाहिए कि भाई अयोध्या में भगवान विराजमान हो रहे हैं, तो हम अपने स्कूल कॉलेज में दीपावली के पहले लिपाई पुताई सब कुछ हम लोग अपने घर का करते हैं, अपने सरकारी कार्यालय का क्यों नहीं हो सकता? मिशन 2024 में जीत के लिए बीजेपी युवाओं और महिलाओं पर बड़ा दांव लगा सकती है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पार्टी 70 साल से ऊपर वाले नेताओं को बाहर रखने की तैयारी में। अगर ऐसा होता है तो कई बड़े बड़े नेता 24 की दौड़ में बाहर हो जाएंगे। हालांकि इस फॉर्मूले में भी परफॉर्मेंस वाला टर्म एंड कंडीशन लागू होगा। यानी इन सब से इतर परफॉर्मेंस के आधार पर ही बीजेपी में टिकट मिलेगा और साथ ही बीजेपी की कोशिश नए चेहरे के साथ मैदान में उतरने की होगी। माना जा रहा है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा युवाओं और महिलाओं को बीजेपी से टिकट मिल सकता है। इसका असर ये होगा कि कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट जाएंगे।
जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि 70 से अधिक उम्र वाले सांसदों पर पार्टी नेतृत्व की नजर है। यानी ये माना जा रहा है कि इस बार टिकट बंटवारे में उम्र वाला फैक्टर अहम साबित हो सकता है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट की कैसे इस खबर ने उन सांसदों की टेंशन बढ़ा दी है जिन्हें अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर संदेह है। लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी बीजेपी के पास मोदी मैजिक है, योगी का बुलडोजर मॉडल है, शाह जैसे चाणक्य हैं और नड्डा की नीति। अब इसी रणनीति को और मजबूती देने के लिए बीजेपी नया सियासी प्रयोग करने जा रही है, जिसमें युवा और महिला को मौका मिलने वाला है और उन बड़े बड़े नेताओं का टिकट कटने वाला है जो अब 70 साल के हो चुके हैं। 70 से ज्यादा उम्र तो टिकट कटेगा। कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। 3 बार से ज्यादा बार जीते उनका भी नाम शामिल। ज्यादा से ज्यादा युवाओं और महिलाओं को टिकट मिलना तय। नए चेहरे के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। मिशन 2024 में जीत के लिए बीजेपी इस बार युवाओं और महिलाओं पर बड़ा दांव लगा सकती है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक पार्टी 70 साल से ज्यादा की उम्र वाले नेताओं को बाहर रखने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो बड़े बड़े नाम 24 की रेस से बाहर हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी इस बार 70 वर्ष से ज्यादा और 3 बार से ज्यादा जीत चुके सांसदों को टिकट न देने का मन बना चुकी है। बीजेपी की कोशिश इस बार नए चेहरों पर दांव लगाने की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी को 50% से ज्यादा वोट लाने का लक्ष्य पहले ही दे चुके हैं। परफॉर्मेंस को आधार मानकर चल रही बीजेपी उन नेताओं की सीट पहले से पक्की कर चुकी है जिनका रिपोर्ट कार्ड 100% रहा है, जो 160 वाली लिस्ट में अपना नाम पहले से ही दर्ज करवा चुके हैं, क्योंकि इसी महीने के आखिर तक 150 से 160 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव है। 436 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। 160 सीटों पर जल्द उम्मीदवारों की होगी घोषणा। कमजोर सीट पर बीजेपी का खास फोकस रहेगा। जहां पिछले चुनाव में हार, वहां पहले उम्मीदवार। बीजेपी इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 543 में 463 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी इस बार 2019 की 303 लोकसभा सीटों से ज्यादा जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। बीजेपी वैसी सीटों पर इस बार खास ध्यान दे रही है जो वो कभी जीत नहीं पाई है, जिसका लाभ विधानसभा चुनाव में मिल चुका है। ऐसे में पार्टी इसे लोकसभा में भी दोहराना चाहती है और नए फॉर्मूले में महिला और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों पर अब तक बात नहीं बनी है। कई राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकला। ऐसे में साथ साथ चुनाव लड़ने का वादा कर रही कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी से अलग नई रणनीति पर काम कर रही है और उसकी तैयारी में है। वो भी रणनीति बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश को। दरअसल राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा के जरिए यूपी में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। यूपी में करीब 25 लोकसभा सीटों से गुजरेगी राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा। इस दौरान प्रयागराज में कांग्रेस की तरफ से विशाल चुनावी कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा और साथ ही दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए पिछड़ा, दलित और मुस्लिम पर कांग्रेस का फोकस रहेगा, जो अब अखिलेश यादव को परेशान करने के लिए काफी है। ये मुद्दा ही आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। ये बीजेपी की सरकार नहीं है और इसको हटाना है। जिस इंडिया गठबंधन में सीटों पर बात नहीं बनी, जिस इंडिया गठबंधन में पीएम फेस तय नहीं हो पाया, अब उसी इंडिया गठबंधन के साथ ही अलग अलग चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं और अपने सहयोगियों को ही चुनौती देने की तैयारी में हैं, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी करने वाले हैं।
राहुल गांधी की यात्रा से इसकी शुरुआत होगी। प्रयागराज में कांग्रेस का विशाल कार्यक्रम होगा। पिछड़ा, दलित और मुस्लिम पर फोकस रहेगा। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। इसके लिए वो जगह जगह कार्यक्रम भी करेंगे। साथ ही एक बार फिर उन सीटों पर दम दिखाएंगे जहां कभी कांग्रेस का जनाधार था, लेकिन उन सीटों पर बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ा। ये सूत्रों का दावा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगी। दरअसल पश्चिम यूपी में तो यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी, लेकिन वो यात्रा लखनऊ में खत्म हो गई थी। ऐसे में अब सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस पार्टी प्रयागराज में एक विशाल कार्यक्रम करेगी और इसको लेकर बाकायदा तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ये कार्यक्रम विशेष रूप से युवाओं से जुड़ा होगा। ऐसे में यूपी कांग्रेस इकाई, एनएसयूआई और आईवाईसी ने बड़े स्तर पर प्रयागराज में तैयारियां की हैं। दरअसल इस यात्रा के एक और मायने हैं, वो ये कि अब तक कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी को यूपी में यात्रा का रोड मैप नहीं बताया गया। वो भी तब जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुटता के दावे कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव एक बार फिर सीट शेयरिंग को लेकर अच्छी बातचीत का दावा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। लेकिन इन सब के इतर बात राहुल गांधी के न्याय यात्रा की करें तो अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि यूपी में यात्रा की शुरुआत से पहले कांग्रेस सीट शेयरिंग फाइनल कर ले। लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। बावजूद इसके राहुल अपनी यात्रा का रोड मैप यूपी के लिए तैयार कर चुके हैं। 14 फरवरी तक यूपी में प्रवेश करेगी यात्रा। चंदौली समेत यूपी के 20 जिलों से गुजरेगी। यूपी में राहुल 1074 किलोमीटर का सफर करेंगे। यूपी में करीब 25 लोकसभा से होकर राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी। यानी एक तरफ कांग्रेस की पूरी यूपी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी से अलग। ऐसे में क्या अखिलेश यादव दबाव वाली राजनीति से मुंह मोड़ लेंगे या फिर भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही भारत न्याय यात्रा में भी शामिल नहीं होंगे? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।